चलो, अब बात क्या हो रही थी कि भाई एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या बन रहा है, कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं, इसके लिए क्या हुआ था, अर्लियर टाइम कुछ साइंटिस्टों ने स्टडी करके रखा हुआ था। तो वो स्टडी करने के बाद जो लॉज बने थे, उस लॉज का हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन करके कंपाउंड कैसे बन रहे वो समझते हैं। और इसी को जो लॉज बने थे उस लॉज को क्या बोला जाता है, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज। जैसे कि कौन से थे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजन, इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोजन भी बोला जाता है, कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोला जाएगा इसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन्स, एंड लास्ट वन इज अ गैल्यूसिक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। तो हमें अभी ये पांचों के बारे में स्टडी करना होगा। तो फर्स्ट बात है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लास्ट में एवोगैड्रोस लॉ। कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो क्या बोला जाता है, तो आप एनर्जी के बारे में, अथवा तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि एक फॉर्म में से केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनती, तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है उतना ही टोटल मास ऑफ क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मास क्रिएट भी नहीं होता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, और इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक किसने दिया, तो जोसेफ प्राउ एंटोनी लेवोइजर। इट वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोइजर इन 1789। क्या स्टेटमेंट था, और इसको क्या बोला जाता है, दूसरा इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, लॉ ऑफ इन डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, ये बोला जाता है। और उसका स्टेटमेंट अब आप समझ चुके हो कि भाई इस लॉ के हिसाब से क्या बोला जाता है, इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, in all chemical changes the total mass of system remain constant, or in a chemical change mass is neither created nor destroyed, mass create भी नहीं होता, destroy भी नहीं होता। तो इसका स्टडी किसने किया, तो दिस लॉ वाज टेस्टेड बाय लैंडोल्ट्स। उसने क्या किया, प्रोडक्ट का कुछ मास ले लिया, और इसके बाद जो रिएक्टेंट बन रहा था उसका मतलब रिएक्टेंट का मास उसने लेबोरेटरी में डिसाइड कर लिया, मेजर कर लिया। उसके बाद प्रोडक्ट जो बन रहे थे उसका मास भी मेजर कर लिया। तो उसको ऐसा समझ में आया कि भाई नहीं, बात सही है, भाई प्रोडक्ट का जितना मास होता है उतना ही मास रिएक्टेंट ना होता है, मतलब रिएक्टेंट से कुछ मास ऐसे निकल नहीं जाता प्रोडक्ट बनने के बाद। तो इसी को क्या बोलते हैं, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, आपको रिएक्टेंट के मास दे दिए जाएंगे, प्रोडक्ट का कुछ मास दे दिया जाएगा, और किस प्रोडक्ट का मास नहीं दिया जाएगा। तो जो मास नहीं दिया हुआ है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। एग्जाम्पल आएगा जैसे कि यहाँ पे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका हीट कर दो तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कितना ग्राम ले लिया, 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है 56 ग्राम। तो इसका मीनिंग कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, क्वेश्चन ये आएगा, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको क्या करना है, इसका जितना मास हो सकता है उसका ये दोनों का मास हो सकता है, इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिल जाएगा। अगर ये गैसियस फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में तो आपको रेसिड्यू फॉर्म में मिलेगा, मतलब जो भी कंटेनर है उसमें पड़ा कौन सा रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, विच इज नोन एज रेसिड्यू। और बाकी की प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में हो तो क्या हो सकती है, इवोपरेट हो सकती है। तो ऐसा एग्जाम्पल भी हम देखेंगे आगे। तो ये पूरी बात यह है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर ली, कितना लिया था, 100 ग्राम लिया था, पर उसमें से 80 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो बाकी 20 ग्राम क्या होगा, अनरिएक्टेड पड़ा रहेगा, डिकम्पोज होने के बाद पड़ा रहेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है भाई, मास ऑफ रिएक्टर प्लस इज इक्वल टू क्या होगा,
मास ऑफ प्रोडक्ट, पर साथ साथ में आपको जो अनरिएक्टेड मास है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस केस में दिस रिलेशनशिप्स होल्ड गुड व्हेन द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। दोनों साइड इक्वल कब हो सकता है? तो प्रोडक्ट कंप्लीट बने। 100 ग्राम मैंने रिएक्टेंट ले लिया तो 100 ग्राम प्रोडक्ट बननी चाहिए, पर हर बार ऐसा होता नहीं है। जैसे कि इन केस द रिएक्टिंग मेटल आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, द रिलेशनशिप विल बी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा? तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, इतना करोगे तब आपको, सपोज मैंने 100 डिग्री ले ली, टोटल लिया था कितना, सॉरी 100 ग्राम लिया था, और रिएक्ट कितने कितने कितना हुआ 80 ग्राम, और बाकी को आप समझना है। तो ये टोटल तो आपका क्या होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट तो आपको 80 ग्राम ही मिला, तो बाकी का 20 जो अनरिएक्टेड रहा था वो आपको इस साइड लिखना पड़ेगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ये पूरी फॉर्मूला लगेगी अगर 100% कन्वर्जन नहीं हुआ है तो ये आपको याद रखना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत आएंगे। और एक चीज एक्सेप्शंस, दूसरा कहां पे लो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडियो एक्टिव कंपाउंड का फ्यूजन होता है और इसमें से एनर्जी जनरेट होती है। तो जनरली यूरेनियम का यूज होता है। किसका यूज होता है? यूरेनियम। अब यूरेनियम पे न्यूट्रॉन बॉम्बाइड किया जाता है और उसमें से आपको प्रोडक्ट मिलती है और साथ साथ में एनर्जी भी मिलती है। तो ये एनर्जी ऐसा बोला जाता है कि भाई इसका जो मास है उसमें लॉस हुआ होगा, वो प्रोडक्ट प्लस एनर्जी, लॉस कहाँ कन्वर्ट होगा? एनर्जी। सपोज मैंने 500 ग्राम ले लिया तो एक प्रोडक्ट मिली 400 ग्राम। अब यहाँ पे रेसिड्यू बचते नहीं है, अनरिएक्टेड पार्ट तो मिलता ही नहीं, ऐसा समझ लो। अगर इस केस में क्या होगा तो उसका बाकी का 100 ग्राम मास कहाँ जाएगा? जो कंबंशन हो जाएगा एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इस केस में आप वो फॉर्मूला भी लगाओगे, रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ रेसिड्यू, तो भी आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। बाकी कहाँ गया? एनर्जी कन्वर्जन में हुआ। और आइंस्टाइन के हिसाब से फॉर्मूला कौन सी थी? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी कन्वर्ट होती है, मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जो लॉस हुआ है मास वो किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे आपको मास का लॉस समझ में आएगा, मतलब इस केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो और खुद आंसर भी ला सकते हो। सिंपल सी बात है, 10 gram calcium carbonate on heating gave 4.4 gram of carbon dioxide and 5.6 gram of calcium oxide, so that these observations are in agreement with law of conservation of mass। तो पहले तो law of conservation of mass क्या बता रहा है? तो mass of reactor is equal to mass of प्रोडक्ट। अगर ये सही मिल रहा है तो आपको क्या समझना है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। इस केस में क्या होता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम है? 10 ग्राम। रिएक्टेंट 10 ग्राम है, क्योंकि इसको हीट करेंगे तब क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वही तो दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट का टोटल मास कितना होता है? 4.4 प्लस 5.6, तो आंसर इज ऑल्सो 10 ग्राम। मतलब ये रिलेशन सही इस ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है। अगर ये रिलेशन सही मिल रहा है तो आपको क्या समझना है कि भाई ये
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से स्टेटमेंट सही। तो ऐसा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, वही सॉल्यूशन आपको फिर से समझ में आ जाएगा, अलग तरीके से लिखा होगा। क्लियर? मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड देयरफॉर दिस फॉर इट्स फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कुछ गलती है। चलो अब इस स्टेटमेंट में आपको आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन आप खुद धीरे धीरे पढ़ो और ट्राई करो भाई क्या आंसर। आप लिख भी सकते हो साथ साथ में, जिसको आ जाता है उसको, क्योंकि ऐसे करवा भी लिया हुआ है और साथ में समझ में ना आए वो बोलता भी जा रहा हो। सोडियम बाइकार्बोनेट किस में ऐड किया हुआ है? इथेनोइक एसिड में ऐड किया हुआ। इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड, उसमें NaHCO3 ऐड कर लिया हुआ है। प्रोडक्ट आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट ना आए तो भी क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है। द रेसिड्यू लेफ्ट, और इसको मैं रेसिड्यू लिख रहा हूं। फाउंड टू वेट 18 ग्राम। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? गैसियस फॉर्म में तो रिलीज हो जाएगा इन द रिएक्शन। रेसिड्यू कहां जाएगा? तो नीचे बैठ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला जाएगा। तो एक ही प्रोडक्ट ऐसी है जो रिलीज हो रही, मतलब कंटेनर में से बाहर निकल रही है। बाकी की सभी प्रोडक्ट कहां जा रही है? कंटेनर में ही है। तो इसमें आपको क्या ढूंढना है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हो रहा है। तो इसका मास आपको दे रखा हुआ है, कितना है? 6.3 ग्राम, और एक कितना है? 15 ग्राम। तो आपका टोटल वेट दोनों के साइज सेम होना चाहिए। तो इसका टोटल कर लो, कितना आएगा? 21.3 आएगा। इसमें से आपको एक सिंपली माइनस कर लेना है, तो रिलीज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब रेसिड्यू की बात करें तो थोड़ा रिएक्शन कंप्लीट लिख ही देते। याद रखना है, आपको आएगा आगे भी पढ़ने में। एसिडिक एसिड में हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर के लिए, तो ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, किसको दे देगा? बेस को दे देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na। मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करते तो सॉल्ट एंड वाटर तो बनता ही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3COON, और वो होगा किसमें? H2OF। ये जो H है और इसका एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और AH, तीनों मिलके क्या बन जाएगा? वाटर, और साथ में CO3 विच इज कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको वाटर एंड एसिटेट, सोडियम एसिटेट बोला जाता है, वो रेसिड्यू के फॉर्म में मिलेगा जो कंटेनर में रहेगा। जो कंटेनर में रहता है इसको हम क्या बोलेंगे? रेसिड्यू। जो इवोपरेट होके जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? रिलीज हो रहा है। तो आपको केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। पर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन आपको आने चाहिए। बाकी क्वेश्चन का आंसर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, पर इसका कोई मतलब अब आपके लिए नहीं रहेगा। समझ में आ गई ये बात? ये आप खुद कर सकते हो, जब भी वीडियो देखो उसको स्टॉप करके। ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ है। मास इज द, सॉरी, व्हाट इज द मास ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट? वहां पे क्या पूछा था? कार्बन डाइऑक्साइड कितना बच रहा है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? रेसिड्यू कितना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट आपको दे दिया गया, बाकी क्वेश्चन सेम है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोजल्स, ये लॉ किसने दे रखा था? तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोजल इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजल। प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया था इन सब। इसमें होता है क्या? डेफिनेट प्रपोजल में, तो सपोज आप वाटर ले लो, तो इसके अलग अलग सोर्स होते हैं। कहीं से भी ला सकते हो आप वाटर, अलग अलग प्रोसेस से बना सकते हो। जैसे हमने आगे के रिएक्शन में वाटर बना हुआ देखा था।
एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इकट्ठा करो तो भी वाटर बनेगा। पर हर जगह से, हर सोर्स से आप वाटर लाओगे तो वाटर में होगा क्या? हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। जैसे कोई भी कंपाउंड कहीं से भी लाओ तो उसमें एलिमेंट सेम रहते हैं और उसका मास रेशियो तो परसेंटेज वाइज भी सेम मिलता है, और विच इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अथवा तो डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे कि आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, chemical compound always consist of the same elements combined together in the same ratio. Clear? Chemical compound मतलब what? Always consist of the same elements, hydrogen and oxygen, combined together in the same ratio. तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा, उसका रेशियो की बात भी करेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड बाय विच इट इज प्रिपेयर्ड, कैसे आप उसको बनाते हो इससे कोई लेना देना नहीं है, कहीं से भी बनाओ, किसी भी प्रोसेस से बनाओ, और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन। क्लियर हो गया? सपोज आपको एग्जांपल देखना है तो वाटर देख सकते हो, H2O में होता क्या है? अलग अलग सोर्स से मैंने वाटर ले लिया, सी वाटर ले लिया, रिवर वाटर ले लिया, अलग अलग रिवर से वाटर ले लिया, केमिकल प्रोसेस से वाटर बना लिया। तो वाटर में होता क्या है? तो H2O होता है, तो हाइड्रोजन कितने? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। परसेंटेज वाइज देखे तो मास देखना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत आप एटॉमिक मास जानते। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है और वाटर का एटॉमिक मास कितना होगा? 16 होगा। तो 1:8 इस प्रपोजन में आपको मिलेगा। तो 2:1 उसके नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से। मास रेशियो कितना आएगा? 1:8। इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भाई ये कौन सा था? मास ऑफ, भाई ये लॉज आपको समझना है तो कैसे समझोगे? आपको वहां पे क्या देखना है? अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके रखे हुए है, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आपको क्या मिला है? सैंपल मिला हुआ है, और इस सैंपल में आपको दोनों के परसेंटेज निकाल, जितने भी एलिमेंट्स है उसके, और ये परसेंटेज अगर सेम आ रहे तो समझना कि ये लो फॉलो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? चलो, ये H2O लेक से मैंने ला दिया, ओशन का वाटर है, लेबोरेटरी में बनाया, तो सभी में वही बात हो गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो परसेंटेज वही कितना? 11 एंड 88 बाय वेट, इसका मतलब 1:8 हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग तरीके से बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन को इकट्ठा करो, बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन, तो C+O2 बनेगा। आ रहा है समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मूला जानते हो आप? NaHCO, उसको गर्म कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, Na2CO3CO2 एंड H2। सेकंड, बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, अभी भी हमने एग्जांपल देखा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। हर एग्जांपल में आप देख सकते हो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, फिर सोर्स अलग अलग हो सकते पर कंपोजिशन एलिमेंट्स का सेम रहेगा, और एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे। कंप्लीट। कंक्लूजन, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में समझ में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें CO2, चलो ये 1 है, ये 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से 1:2। मास परसेंटेज निकालेंगे तो इसका कितना होगा? नहीं, एक मिनट ना, इसका एटॉमिक मास 16 है, तो ये होगा 32 फिर से। चलो 1:2 तो समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 1 कार्बन है तो 12 ग्राम कार्बन लोगे,
तो इसके अवेज में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना मिलेगा 32। अब इसको आप डिवाइड करो 4 से कॉमनली, तो ये 4 से डिवाइड करो तो सिंपल रेशियो क्या आएगा 3:8। क्या आएगा 3:8। तो स्टेटमेंट आप समझ सकते हो, carbon dioxide always contains the same proportion of carbon and oxygen. It is 3:8 by mass, no matter where the carbon dioxide comes from. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रहा है उससे वो डिपेंड्स नहीं करता। Exceptions, the conversion of this law that when same elements combine in the same proportion, the same compounds will be formed in is not always. जैसे रिवर्स सोचो भाई, सेम प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स है पर ये इकट्ठा होते पर केमिकल अटैचमेंट के टाइम कंडीशन अलग होगी तो सेम कंपाउंड नहीं बनाए। हर केस में ऐसा नहीं होता पर कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल को मिलेंगे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन, 3 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो इथाइल अल्कोहल बन सकता है। इसका परसेंटेज निकालोगे और न्यूमेरिकल्स आएंगे, पर क्या बन सकता है इथाइल अल्कोहल बन सकता है। पर वही को अलग कंडीशन में अटैच करो तो ये एसीटोन भी बन सकता है, इट्स कॉल्ड एसीटोन। तो प्रोपेनोन नाम आएंगे आपको ऑर्गेनिक। तो क्या था, मास रेशियो और एलिमेंट सिमिलर थे, और उसका अटैचमेंट करने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई वो सेम प्रोडक्ट बनाए, रिवर्स सही है। इतना ये एलिमेंट्स कहीं से भी लाओ तो इसमें मास रेशियो यही मिले, ये कंपाउंड्स कहीं से भी लाओ तो इसमें मास रेशियो यही मिलेगा। पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को उसी प्रपोर्शन में कंबाइन करो, पर कंडीशन कॉम्बिनेशन के टाइम अलग अलग हो तो प्रोडक्ट अलग अलग मिल सकते। पर अगर मास रेशियो सेम है, इसका मतलब क्या हो कि भाई इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है, तो इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर अरेंजमेंट अलग अलग है, तो इट्स कॉल्ड आइसोमर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, आइसोमर बोले जाएंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे, पर इतना आपको समझना है, ये डिटेल में इतना टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। इन द केस ऑफ आइसोटॉप, आइसोटॉप की बात जब कर रहे तो एलिमेंट्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, तो उसको एक दूसरे के क्या बोला जाता है, आइसोमर बोला जाता है। जैसे क्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर 17 है और 35 उसका मास नंबर आता, तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है पर ये 37 हो जाता है। क्लोरीन गैस को Cl2 के साथ रिएक्ट करवाओ तो क्या मिलता है H। तो इस केस में इसका कितना मास होगा, या खाली HCl ही लेते तो ये 1 होगा, तो ये 35 होगा अगर ए वाला क्लोरीन अटैच है तो। पर ए वाला क्लोरीन हो और HCl बने तो यहाँ पे 1:37। तो इस केस में HCl का मास रेशियो मेंटेन नहीं रहता। It means in the case of isotope, the law of constant proportions is not followed. Complete लिखा हुआ आपको मिल जाएगा बहुत सारा, ये बातें समझ में आए तो थोड़ा थियोरेटिकल टाइप लिख दिया है। ऐसे मीथेन बनता कैसे है, कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स होगा, अटैच होगा, कंबाइन होगा तो CH4 बनेगा। और हाइड्रोजन के और आइसोटोप है ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये तो जानते ही होंगे, है ना। तो मीथेन की जगह ड्यूटेरियम आ जाता है तो भी मास रेशियो मेंटेन नहीं रहता। यहाँ पे
कार्बन का मास कितना होता है 12 अगेंस्ट 4, और हाइड्रोजन का जगह ड्यूटेरियम ले लोगे तो उसका एटॉमिक मास डबल होता है, जानते हो ये। तो ऐसे केस में मतलब आइसोटॉप होगा तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन की जो थियरी है वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में आएगा पूरा डिटेल में, पर अभी उसकी जरूरत आपको नहीं। पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जिसमें ऐसा हो सकता है कि जो उसका फॉर्मेशन होना चाहिए, एटम रेशियो होना चाहिए, वो मेंटेन नहीं रहता। जनरली एपीओ तो पॉइंट में लिखा हुआ है, पॉइंट अलग अलग, तो ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इस केस में भी मास रेशियो मेंटेन नहीं रहता। चलो क्वेश्चन पढ़ो। When 2.16 gram of copper metal was treated with nitric acid, आएगा nitric acid, followed by ignition of nitrate, it gives 2.70 gram of copper oxide. In another experiment, मतलब दो एक्सपेरिमेंट कर लिए, एक में क्या बनाया वो आप समझ चुके हो, नहीं तो मैं समझा रहा हूं बाद में। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड up to reduction with hydrogen gives this copper, so that the above data illustrate the law of definite proportion. तो आपको क्या समझना है, एक ही कंपाउंड बनाया हुआ किस तरीके से, अलग अलग तरीके से। तो ये हर कंपाउंड में जो बना है फाइनली उसका आपको परसेंटेज निकलना है। अगर परसेंटेज दोनों कंपाउंड में सही आ रहा है तो इट मीन्स कि भाई इज अ इल्यूस्ट्रेशन ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। पहला एक्सपेरिमेंट देखो, कॉपर मेटल ले रखी हुई है तो इसका सिंबल क्या आएगा, आता है सबको Cu। उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया हुआ, ये नाइट्रिक एसिड है, गलती है, HNO3 के साथ। तो इसमें से बनता है नाइट्रेट Cu NO3। तो ऐसे कंपाउंड कैसे बनते हो आता है तो ठीक है, नहीं तो समझाऊंगा बाद में। कॉपर नाइट्रेट बोलते हैं इसको। और इसके बाद इसको कंबंशन क्या, इसका इग्निशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो NO2 निकल गया और कॉपर ऑक्साइड बना। तो वन एक्सपेरिमेंट इन विच कॉपर ऑक्साइड फॉर्म। सेकंड बात, चलो पहले उसका वेट ही लिख देते। कॉपर मेटल कितनी ली थी, 2.16 ग्राम, और इसमें से कॉपर ऑक्साइड कितना बना, 2.70 ग्राम। चलो ये ध्यान में रखो, और इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट भी लिख देते। क्या लिखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड अप टू रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है और उसका रिडक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है विथ हाइड्रोजन, गिव 0.92 ग्राम कॉपर। ये याद रखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपने पास ले लेते, जब ऑक्सीजन जाता है तो इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, शायद से आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, H2। इस केस में क्या हुआ, तो कॉपर कितना लिया था आपने, 1.50 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया था, है ना, और 0.92 ग्राम कॉपर बन। तो दो तरीके से गिनती हो सकती है कि भाई ये जो दोनों है उसमें आपको कॉपर के परसेंटेज निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है कि भाई आप ऑक्सीजन के परसेंटेज निकाल सकते हो। चलो ऑक्सीजन पहले, तो थोड़ा नहीं बने तो ऑक्सीजन ही ढूंढा जाएगा। कैसे ढूंढेंगे, कोई कंपाउंड दिया है, याद रखना, कोई कंपाउंड आपको दे दिए तो आपको कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के अलावा दूसरा भी हो, यहाँ पे कितने सारे, नाइट्रोजन भी, तो आपको कॉपर के परसेंटेज निकालने, नाइट्रोजन के निकालने, और टोटल जो हो उसको 100 में से माइनस करो तो किसके परसेंटेज मतलब किसका मास निकलेगा, ऑक्सीजन के परसेंटेज निकले। इतना क्लियर। तो यहाँ पे
इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड है और आपने कॉपर कितना लिया है 2.16 ग्राम, तो यहाँ पे 2.16 ग्राम कॉपर है, तो बाकी का जो मास बचेगा वो किसका होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन। आया समझ में, तो सब्ट्रैक्शन कर लो। 0.45 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा आपका। आप ऐसा लिख सकते हो भाई ये पूरे का पूरा ऑक्सीजन होगा, तो 2.70 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इट मीन्स इज 100%। हो सकता है जो ये वेट हमने लिया मिला कॉपर ऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट से, वो सपोज इसमें कॉपर है ही नहीं, ये पूरे के पूरा ऐसा मान के चलो क्या है ऑक्सीजन, तो इट मीन्स देर इज 100% ऑक्सीजन। कितना क्लियर। और हम जानते कि भाई ये पूरा ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो कितना है उतना ही है, तो हम इसको रेशियो में ऐसा लेंगे कि अगर 0.45 ग्राम ऑक्सीजन होंगे तो कितना परसेंट होगा, तो 0.45 अपॉन 2.70 इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई कर लो और ऑक्सीजन के परसेंटेज बाद में निकल ले। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितना होगा ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या है कॉपर है, तो माइनस 0.92 ग्राम कॉपर, ये क्या है CuO, तो क्या बचेगा आपका वेट ऑक्सीजन का बचेगा, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हम ले लेते हैं 11 हो जाएगा, तो 0.23 ग्राम आ जाएगा कॉपर। तो यहाँ पे कॉमन फॉर्मूला हो जाता, मास ऑफ कंपाउंड मास ऑफ एलिमेंट्स ले लेना है, यहाँ पे क्या आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है 0.23 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड 1.50 इंटू 100, तो इज अ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे कौन सा है ऑक्सीजन। फॉर्मूला समझ में आई। कॉमनली उसके न्यूमेरिकल्स अलग से आएंगे। क्या कर लिया हमने, तो जो भी एलिमेंट्स के परसेंटेज निकालने हैं कंपाउंड में से, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का वेट ले लेना है, इसका ऊपर लिखना है, और टोटल मास ऑफ कंपाउंड लिख लेना है, सपोज ये है तो इसका मास इंटू 100 करोगे तो उस एलिमेंट्स के परसेंटेज निकल जाएगी। सेम वे मुझे कॉपर के परसेंटेज निकालने हो तो ऊपर ये लिखना पड़ेगा मास ऑफ कॉपर, नीचे टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, तो क्या मिलेगा परसेंटेज ऑफ कॉपर। क्लियर, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे दोनों के परसेंटेज काउंट कर लो फटाफट, चलो कैलसी वैल्सी हो तो सिमिलर आना चाहिए, नहीं तो या तो हमने गलती की हुई, उसमें भी 20% आना चाहिए। इसका सिंप्लीफाई कर, आ रहा है दोनों साइड 20-20, इट मीन्स भाई कंपाउंड अलग अलग तरीके से बना हुआ है और उसका एनालिसिस किया जाएगा, तो उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम में परसेंटेज ऑफ कॉपर सिमिलर आ रहा है, तो दिस इज द इल्यूस्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसका जब आपको सिंपली मतलब ये टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको समझ ले, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो तो क्या समझना है भाई, एक ही कंपाउंड अलग अलग तरीके से बना हुआ दिया जाएगा, या तो जो भी डेटा दे रखा है उसमें से आपको कोई एक एलिमेंट के परसेंटेज निकलने, अगर 2 ही एलिमेंट है तो दूसरों का अपने आप मिल जाएगा। परसेंटेज सिमिलर आ रहा है तो मतलब ये लो फॉलो हो रहा है। तो अब इसका पूरा फिर से अलग तरीके से भी लिखा हुआ होगा, इसमें कॉपर का निकाला हुआ है, समझ रहे हमने क्या निकाला ऑक्सीजन का, तो कॉपर का सिमिलर आ रहा है, तो सिंस द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन CO इज द सेम
In both experiments, the above data obey the law of definite proportions. क्वेश्चन सेकंड है, एक क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो। अब देखना ये आपको सिमिलरली, क्योंकि ये थोड़े एमसीक्यूज में आएंगे, क्वेश्चन भले बहुत लंबा है। एमसीक्यूज में कैसे आएगा कि भाई एक ही कंपाउंड मैंने अभी ले लिया, कॉपर ऑक्साइड, दो एक्सपेरिमेंट से मुझे मिल रहा है, तो दो एक्सपेरिमेंट में इसका वेट दे दिया होगा, इसका भी वेट दे दिया होगा, मतलब ये कॉपर का। ऑक्सीजन में इसका भी वेट दे दिया होगा और इसका पूछा होगा। तो आपको क्या करना है, रेशियो ले लेना है कि भाई इसमें जो वेट होगा और इसका वेट, इसका रेशियो और इसका रेशियो सिमिलर होना चाहिए, तो सिंपली आपको आंसर मिल जाए। देखो ये क्वेश्चन ऐसा ही, द एलिमेंट्स मोलिब्डेनम, एमओ उसका सिंबल है, combine with sulfur to form a compound called molybdenum disulfide, which is used in specialized lithium batteries। आजकल लिथियम बैटरीज थोड़ी बहुत ज्यादा चलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसमें बेसिकली मोलिब्डेनम सल्फाइड का यूज होता है। A sample of this compound containing 50 ग्राम of MO, MO कितना है 1.5 ग्राम, each 1 ग्राम of sulfur, MO एंड सल्फर दोनों मिला के क्या बनता है MOS, मोलिब्डेनम सल्फाइड। ये आपका है 1.5 ग्राम और ये है 1 ग्राम। If different sample of the compound containing 2.5 gram sulfur, how many grams of MO, MO के ग्राम कितने हो, तब रेशियो ले सकते हैं। फर्स्ट सैंपल में 1.5 से कितना है 1 ग्राम, तो एक्स या तो इसको डायरेक्ट डिवीजन में ले लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, एक्स को सब्जेक्ट बना जो कर लो इसको, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2.x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन ही करना है आपको, सीधा आंसर आ जाएगा, करके देख लो। चलो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर ही लिया हुआ है, तो आंसर इज 3.75 ग्राम। तो बस क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है, आंसर इतना छोटा, मतलब एमसीक्यू में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन भी मिल सकता है, कुछ करना नहीं है, डेफिनेट प्रपोजन का लॉज है। तो रेशियो कोई भी सैंपल कहीं से भी लाओ तो सिमिलर रहेगा, वो बात यहाँ पे आपको ध्यान में लेनी है। एग्जाम्पल, ये भी कितना बड़ा है, पढ़ सकते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या करना पड़ेगा आपको, खुद करना पड़ेगा एक बार। इसमें भी वही फर्स्ट क्वेश्चन था, वही एक्सपेरिमेंट है, जैसा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वेट ऑफ कॉपर, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएंगे। चलो इतना समझ में आ गया, परसेंटेज ऑफ कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज जो कैलकुलेट किया था वही क्वेश्चन है। सेकंड में, सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी सेम वे, वेट अलग दिया हुआ है, कुछ किया नहीं है, ऑक्सीजन का परसेंटेज हमें निकालना है, तो ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, चलो वो भी उतना ही आ रहा है, मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन in the same in both the above case, so the law of constant composition is proved। परसेंटेज निकालने, तो परसेंटेज आप खुद निकाल अब भी